है, अभिनंदन है। ये आप ही का कार्यक्रम है। मैं तो आपके विभाग में कार्यरत हूँ। ये संपूर्ण कार्यक्रम आपका है, आपके मार्गदर्शन में है। फिर भी विभाग के शिक्षक के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से प्रोफेसर रास बिहारी वाइस चांसलर पूर्व पटना यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। एक आध मिनट के अंदर वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का आपकी तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, माननीय कुलपति की तरफ से, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्रांति विज्ञान विभाग की तरफ से इस वेब लेक्चर में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जितने लोग आ चुके हैं उन तमाम लोगों का अभिनंदन है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, अतिथि के रूप में प्रोफेसर रास बिहारी सिंह साहब, जो आज के स्पीकर भी हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। जरा सा संतोष जी देखिए तो सर क्यों नहीं ज्वाइन किए हैं, उनका नंबर पर डायल करके देखिए तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। संतोष जी, हमें खेद व्यक्त है, तकनीकी कारणों से थोड़ा विलंब हो रहा है। माननीय कुलपति जी को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सर आप ही का कार्यक्रम है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, इसके वजह से सर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी। जी जी, फाइल ही देखिए, टाइम से हो गया। हेलो हेलो, जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी जितेंद्र बाबू, आप स्टार्ट करिए प्रोग्राम, जब आ जाएं जैसे डॉक्टर साहब। आप भी हम लोगों को इस परिस्थिति में मिल रहा है, लेकिन उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसका शिकार आदमी होता है। और दुर्भाग्य से अभी का जो हमारा वेब लेक्चर है, ये 6-7 मिनट हम लोग विलंब हो गए। मेरी वैसे योजना रहती है कि समय से चीजें प्रारंभ हो, और हम बहुत आभारी हैं कि हमारे माननीय कुलपति उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति की वजह से हमारे जो प्रतिभागी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि समय से कार्यक्रम शुरू हो। क्या संतोष जी, नहीं होगा क्या? संतोष जी, हाँ, गणेश जी सर ज्वाइन कर लिए हैं क्या? गणेश जी देखिए ना, कहाँ है, दिखाइए। अभी नहीं ज्वाइन किया सर, अभी नहीं आया है। किस पर? सर के फोटो पे, सर के फोटो पे क्लिक कीजिए ना, ऊपर मेन स्क्रीन आना चाहिए ना।
मैं बहुत अच्छा लगा आपको हाँ मिलके इस तरह से बिहार में। हाँ और आपके कारण मैं जुड़ा हूँ और 2 घंटे तक अरे जुड़ा भाई, रहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दिखाई हाँ हमको सर, नहीं दे रहे हैं आप, हम राजेश सर जी सर किधर दिखाई बैठे? दे रहे हैं। हाँ, प्रणाम सर। हम सर बहुत आभारी हैं सर, अरे हम ठीक, माफी चाहते हैं प्रणाम आपसे प्रणाम सर। प्रणाम। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई कुछ बात तकनीकी नहीं, गड़बड़ी की ठीक वजह कोई से बात। सर विलंब हुआ। ये सर हम आभार सर व्यक्त करते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से, राजनीति विज्ञान की तरफ से, अपनी हम्म, तरफ से। ये सौभाग्य है, हम सब लोगों का अभिनंदन एक साथ करते हैं और विशेष करके हमारे दो कुलपति उपस्थित हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये हमारा सौभाग्य है, राजनीति विज्ञान का सौभाग्य है कि ऐसे सहज इतना बड़ा व्यक्तित्व जिन्होंने कुलपति के कुर्सी को सुशोभित किया है और नाम ही काफी है। और हमारा ये सौभाग्य रहा है। माननीय कुलपति जी, हम अपने कुलपति जी को कहना चाहते हैं कि सर ये मेरा सौभाग्य रहा है कि सर के सानिध्य में 3-4 सेमिनार्स में मैं रहा और मैंने देखा, जब ये कुलपति नहीं थे उस समय मैंने देखा कि जो सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट के थे, मंत्री थे, उन लोगों ने कितना आदर, एक शिक्षक अगर महान होता है तो उसका जो आदर होता है आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। हम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं सर का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, किसी परिचय का तो मोहताज का ही सवाल नहीं है, सब लोग परिचित हैं ऐसा मैं मानता हूँ। चूंकि विलंब हो गया है, 5-6 मिनट का, करीब 9 मिनट का विलंब हो गया है और हमारे अपने माननीय कुलपति की भी अपनी व्यस्तता होती है और हम लोग सुनना चाहेंगे प्रोफेसर रास बिहारी सिंह साहब, जो दो विश्वविद्यालय को आपने आलोकित भी किया है। और हम ये कहना केवल चाहते हैं कि मेरे मन में एक राजनीति विज्ञान, ये जो विषय मेरे सामने आया वो इसलिए आया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि साहब जो भी आधिकारिक, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और हमारा संबंध आधिकारिक निर्णय से होता है, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू फॉर ए सोसाइटी। और जो आधिकारिक निर्णय होता है वो राजनीतिक सत्ता तय करती है और शीर्ष पर बैठी हुई सत्ता तय करती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते इस आधिकारिक निर्णय को कैसे, पहले से भी, बहुत पहले से, बचपन से आत्मनिर्भर गांव की मैं बात सुनते आया, गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, रही है और जरूर कारण रहे होंगे जिसके कारण ये रही, ये सस्य श्यामला भूमि रही। और सर को मैंने सुना था अरविंद महिला कॉलेज में, रॉक और पॉलिटिक्स के बीच का इतना बढ़िया संतुलित व्याख्यान सर ने दिया कि अभी भी मेरे जेहन में वो बात याद। तो मेरे समझ में एक बात आई, एक प्रश्न आया और जो कुछ भी मेरे नॉलेज में थोड़ा बहुत था, ज्योग्राफी की जानकारी, एक हाइपोथेसिस बना और उस हाइपोथेसिस को लेकर के मैं सर के सामने उपस्थित हुआ इसी वेब के माध्यम, माइक्रोफोन के माध्यम से। कि सर मेरी ये जिज्ञासा है, मेरा अपना मानना है कि भारत आत्मनिर्भर बना, उसके अनेक कारण है, उसके बहुत सारे आधार हैं। उसमें मेरा मानना है कि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा कारण रही है, क्योंकि सस्य श्यामला भूमि रही, हम अपने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का सामर्थ्य हम रखे हुए थे। और आज कैसे इस परिस्थिति में इस आधार को रेखांकित किया जाए ताकि सब लोग इसको समझे नहीं और नीति निर्माण करने वाले जो नियंता लोग जो हैं शीर्ष पर बैठे हुए, उनको भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसी हेतु, इसी प्रश्न के साथ, इसी हाइपोथेसिस को मैंने सर के सामने रखा। सर इतने सहज हैं और इतना बड़ा व्यक्तित्व ऐसे नहीं बनता। वो सहजता सर की, कल भी कह रहे थे, नहीं कोई फॉर्मल इन्विटेशन की कोई जरूरत की भी नहीं है, भी नहीं, एक शिक्षक हम भी हैं। इतनी सहजता सर के व्यक्तित्व को की जो महानता का कारण है विद्वता के अलावा, उसको मैं नमन करता हूं सर, बहुत बहुत सर आभार व्यक्त करता हूं। और आपका और अपने लोगों के बीच का मैं खड़ा नहीं रहना चाहता सर, आपसे निवेदन है कि इस विषय में हम लोगों का मार्गदर्शन करें, हम लोगों को प्रेरित करें, प्रशासक को भी उससे प्रेरणा मिले, नीति निर्माण करने वालों को भी आश्वस्त हो कि हमारी ऐसी भूमि है, हमारे ऐसे आधार हैं कि इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। इसी निवेदन के साथ सर मैं पुनः प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं। प्रोफेसर रास बिहारी सिंह साहब, पूर्व कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय और पटना, महान शिक्षक।
आज के वेब लेक्चर कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम शिक्षक, विद्यार्थी मित्रों और विशेष रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह जी और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के आप जितेंद्र जी और सभी शिक्षक जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का, मैं उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और अभी जो कोरोना का माहौल बना है, इस माहौल ने कई नई संस्कृति, कई नई प्रकृति को जन्म दिया है। ऑनलाइन सेमिनार, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम आदि, ये सब नई समय, इसके अपने लाभ हैं। कैसे किए जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो ये एक खुशी की बात है कि भारत के गांवों तक ये एक संदेश क्लासरूम में जाकर, सेमिनार हॉल में जाकर ही अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी अपने विचारों से लोगों को सही अर्थों में कहें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। दूर दराज के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में जो ना आ सकें उनको भी आप प्रभावित कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आपने मुझसे कहा था कि हम विचार करना चाहते हैं कि भारत के आत्मनिर्भर हो, और मैंने कहा था कि मैं इस पर आपको लेक्चर दूंगा। इसलिए आज मैं इसी में बात करूंगा कि ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ सेल्फ रिलायंट भारत, भारत को आत्मनिर्भर होने का क्या भौगोलिक आधार है। किसी भी देश की संपन्नता सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, ये तीन शब्द हैं। इसका संबंध भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक ढांचे, सामाजिक गतिविधियों से है। हम बात करेंगे आत्मनिर्भर होने का, क्योंकि देखिए, स्वावलंबन होने का मतलब है कि हम एक आइसोलेटेड यूनिट के रूप में जीना चाहते हैं। हम खुद अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं, ये मेरी स्वावलंबन है। लेकिन जैसे ही आत्मनिर्भर का बात करते हैं तो अब सेल्फ रिलायंट मतलब हम संपन्न हैं, हम खुशहाल हैं, और हमारी ये क्षमता है हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। वो आत्मनिर्भर देश होता है, वो देश आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट इज मीनिंग दैट कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सफिशिएंट एंड आई एम इनकैपेबल टू हेल्प द अदर्स। आत्मनिर्भर भारत मैं भी भूखा ना हूं, साधु भूखा जाए, मतलब वो जिसको हम देखते हैं कष्ट में है उसको भी मदद कर सकें, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ और आवर सेल्फ रिमेनिंग इन हंगर, रिमेनिंग इन प्रॉब्लम ट्रबल्स। आपको आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण में दूं, इसके बाद मैं बिंदु पर आता हूं। अभी जो भारत ने HCQ टैबलेट्स की सप्लाई की दुनिया के 133 देशों को दिया, लगभग 60 देशों को बिना कोई चार्ज लिए, बिना एक पैसा लिए मदद के रूप में दिया। हमने अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा किया। ये एक दमदार भारत का एक प्रतीक है। हम आपको दे सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति करें। हमने अपने सारे पड़ोसी देशों का, चाहे वो संबंध खराब करें या अच्छा रखें, नेपाल, श्रीलंका, अन्य देशों को हमने ये बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई कीमत लिए उपहार के रूप में दिया। तो ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने का क्या मकसद है। मकसद है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और दूसरों को भी मदद करेंगे, लेकिन वो दूसरों को जो मदद करेंगे उसकी कीमत हमारी अपनी आपूर्ति पर नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा भारत चाहिए, स्वावलंबन भारत में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हो सकता है हम दूसरों की आवश्यकता ना पूर्ति कर सकें। तो बदलते दुनिया में, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन आदि कहा, इसमें भारत ने भाग तो लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों ने उस समय भी कहा था जब 1985 में राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट भारतीय पार्लियामेंट में रखा था, मुझे याद है उसमें कई सेमिनार भी, मैंने कहा था ये टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट भारत के टेक्नोलॉजी ग्रोथ का है, लेकिन
हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक पैरासिटिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, हम दूसरे देशों पर अधिक निर्भर करने लगेंगे। हम देखें उसके बाद क्या हुआ इकॉनमी में, जो आपको एक दौर आया उदारीकरण का। हम दुनिया के सबसे बड़े चाय निर्यातक थे, आज हमारी स्थिति 5वीं 6वीं हो गई। और आप चले जाएं कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक, किसी भी बड़े अच्छे होटल में आपको आवश्यक नहीं कि दार्जिलिंग का चाय मिलेगा, आप पूछिए बात कीजिएगा कि श्रीलंका का चाय है ये, क्योंकि वो कुछ कम दाम के होते हैं। तो हमने जो उदारीकरण अपनाया, उस उदारीकरण में आत्मनिर्भर भारत की नीति समाहित नहीं थी। उसमें दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ाना और उनके व्यापार को भी बढ़ने का अवसर देना। परिणाम क्या है, आज चीन हमारे यहाँ 5 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार करता है और हम 1.2 लाख डॉलर उनको अपना सामान देते हैं। हम आत्मनिर्भर कहाँ बने, हम तो उन पर डिपेंड कर गए। ऐसा भारत नहीं चाहिए मुझे वो भारत चाहिए जो जितने लुटेरे हमारे यहाँ आए गजनवी से लेकर अंग्रेज तक, जितने लुटेरे आए उतने लुटेरे दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं गया। उन्होंने लूटा, यहाँ घर भी बसाया, धार्मिक परिवर्तन भी किया। इसके बावजूद ये ज्योग्राफिकल बेस है, इसने हिंदुस्तान को जिंदा रखा और ये भारत आज भी जिंदा है। जब सबने कहा इंडिया, हमारे संविधान में पहले ही आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत तो द यूनिट। हम तो कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है, इसको अगर लिखते आप भारत दैट इज इंडिया तो कहीं ज्यादा शानदार बात होती, अच्छी बात होती। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी ज्योग्राफिकल बेसिस हैं वो इंडिया के नहीं है। उसके आधार तो आर्यावर्त और भारतवर्ष है, पुराना देश ही उसका आधार है। अब देखिए ज्योग्राफिकल बेस का 3 बड़ा आधार होता है, 3 इंपॉर्टेंट बेसिस। पहला है लोकेशन, दूसरा है लैंड और तीसरा है पीपल। ज्योग्राफी की परिभाषा में कहा गया है, ज्योग्राफी वह विषय है जो स्पेशियल स्पेशियल पैटर्न ऑफ लैंड एंड पीपल का अध्ययन करता है। भूमि और जनसंख्या का स्थानिक विवरण या विश्लेषण करने का विषय ही भूगोल है। तो आप जान लें, जैसे ही प्लेस आ गया, स्थान आ गया, तो लोकेशन महत्वपूर्ण होता है। और लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, सिंगापुर छोटा सा देश है, हांगकांग बहुत सारे जगह हैं दुनिया में, डिस्टिंक्ट लोकेशनल एडवांटेज। लेकिन इतने विशाल आकार का देश, जिसे 32 लाख से ऊपर, इतने विशाल आकार का देश, उदय कुमार का बार बार क्यों फोटो आ रहा है? नहीं है जो हिंदुस्तान का है। कैसे इसको याद देखें, उत्तर में हिमालय, हमारी उत्तरी प्रहरी हिमालय है। तो आज तकनीकी विकास हो गया, इसलिए हिमालय को आप लांग रहे हो, हिमालय सियाचिन पर हमारी सेना पड़ी, लेकिन हिमालय शुरू से ही हमारा एक ज्योग्राफिकल बेस रहा है। हिमालय की ऊंचाई भारतीय संस्कृति को किसी बाहरी उत्तर से आने वाली संस्कृति का इंटरफेयर नहीं करने दिया, और जो भी यहाँ आए वो यहाँ से कुछ सीख कर गए, और बिल्कुल खुला दरवाजा नहीं था। और ये हिमालय का लोकेशन उत्तर में मानसूनी वर्षा का आधार बना। इसी लैटिट्यूड पर आप दूसरे जगह का देश देख लें, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका हो, चीन की तरफ जाएं, सेम लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के देशों में मानसूनी वर्षा और खुशहाली नहीं है जो भारत में। इसका कारण था हिमालय। मानसूनी वायु, जो वाष्पयुक्त वायु समुद्र से चलती थी, उसको हिमालय आगे नहीं देने देता था। हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ते ही वो सैचुरेटेड एयर बन जाता था और भारी वर्षा, और वो आज भी हमारा यह एक सौभाग्य है कि हिमालय हमारे यहाँ वर्षा का आधार बना हुआ है।
इसलिए हिमालय उत्तर में जो है वो हमारा प्रहरी नहीं है, वो हमारे लिए स्वावलंबन बनने का, आत्मनिर्भर बनने का एक शिव का आशीर्वाद है। जो कहते हैं शिव का वास है हिमालय में, ये कैलाश की गरिमा है या उत्तरी हिमालय की गरिमा है, जिससे हमारी वर्षा, खुशहाली आदि आई। दूसरा आप देखें दक्षिण, तो दक्षिण में सागर है, सागर को रत्नगर्भा कहा गया है। हमारे यहाँ कोई विदेशी हमला सागर से तब तक नहीं हुआ। हमला क्या हुआ जब वास्को डी गामा पहली बार आए दूर दराज से, नहीं तो ये मेरा क्षेत्र था। उस तरफ से कोई हमला नहीं था, कोई डर भय नहीं था, और सागर की संपदा से हम सभी पूरे धर्म ग्रंथों में देखिए सागर की महानता का वर्णन है। दक्षिण में सागर, उत्तर में हिमालय, पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियां, नागा पहाड़ियों। और ये बता दें आपको, ये नागा जनजाति या हिमालय पूर्वी भाग की जो जनजातियां हैं वो बड़े सशक्त प्रहरी थे। एक तो पर्वत जमीन था और उन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया, और पश्चिम में मरुस्थल, ये एक अलग भारत बना था। लेकिन जो भी हमलवार आए, जो बाहरी आए, उसको एक ही रास्ता मिला, वो खैबर का दर्रा टपकर हमारे घर घुसते थे, अन्यथा किसी भी तरफ से बाहरी लोगों को आने का मौका नहीं मिला। और हमने जो उत्पन्न किया, जो उपजाया, उससे सिंधु घाटी की संस्कृति पनपी। इसके बाद गंगा घाटी की सभ्यता, पंजाब की सभ्यता, और तो और पूरे दक्षिण के पठारी और मैदानी तटीय इलाकों में भी एक से एक मानव सभ्यता का विकास हुआ। और सभी सभ्यता को अगर देखें तो संपन्नता की सभ्यता थी, और हम दूसरों को आपूर्ति कर, आप बता देते हैं आपको, हम मसाला इतने आत्मनिर्भर थे कि जब वास्को डी गामा यहाँ नहीं आ चुके, पूर्वी मसाले का निर्यात पूरे यूरोप और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों करते थे। हमारे मसाले को खरीदकर उन लोगों ने मसाले की खेती शुरू की थी। हम यहाँ से सूरत के बंदरगाह से लोहे का सामान, तलवार और आर्म्स बनाकर अरब में आज भी वो ईरान, इराक के म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो हम आपूर्ति करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में फसलों के गोडाउन हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मेरे ये कहने का है। अच्छा, वहां सामुदायिक भवन के प्रमाण मिल रहे हैं, एक समाज था, एक संस्कृति थी और संपन्नता थी, ये महत्वपूर्ण था। क्यों विनाश हुआ उनका, मैं आज उस बिंदु पर नहीं जाऊंगा, वो मेरा विषय भी नहीं है। आज ये मेरा है कि लोकेशनल एडवांटेज जो भारत का था, यह लगभग चारों तरफ से सुरक्षित था। एक आध जगहों को छोड़ दें जिससे हमलवार आए, अन्यथा वो हमारी संपन्नता का एक बड़ा कारण था, आत्मनिर्भर बनने का बड़ा कारण था। अब आप अगर भूमि पर आए तो भूमि का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता है। भूमि का तात्पर्य मुख्यतः मृदा संसाधन या भूमि संसाधन और जल संसाधन से लेते हैं। भारत की भूमि जितनी कम देशों is one of the flattest, the most fertile in the world। तो हमारे यहाँ मैदान की उपजाऊ भूमि, सालों भर बहने वाली नदियां, जल, सभी नदियों में हिमालय की देन, और बराबर जल रहने के कारण भूमिगत जल स्तर अच्छा होना, मानसूनी वर्षा, ये उपजाऊ भूमि और जल संसाधन भूमि को संपन्न करता है। देखिए यहाँ पठार हैं, लेकिन हमारे देश में 47% में या मात्र 19% इतना विकल्प है, लेकिन उनकी कृषि के लिए 19%। जापान ओनली 7% भूमि पर जापान में, 20% भूमि चीन में और 40% हुई भारत में। भारत जैसे राज्य में तो 67-68% भूमि पर फसल लगाए जाते हैं। मित्रों, हमारी परंपरागत, उसमें जनसंख्या अधिक नहीं थी। तकनीकी विकास से
मृत्यु दर में कई जन दर रह गया, तो खाद्यान्न की कमी, इसको भी गौर करें। इस भूमि की विशेषता थी, जैसे ही खाद्यान्न की कमी आई, अमेरिका द्वारा दबाव डाला जाने लगा, पीएल 480 आया, लाल बहादुर शास्त्री से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन भूखा रहेंगे, एक शाम खाना नहीं खाएंगे, और कृषि विकास का जो हमारे यहाँ हरित क्रांति आया, उसने क्या कर दिया। आज भारत खाद्यान्न में स्वावलंबन ही नहीं है, आत्मनिर्भर है। हम दुनिया के कितने देशों को खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं, उन देशों को भी कर रहे हैं जो कभी हमको देता था। तो ये हमारी विशेषता है। और हमारे बासमती चावल, हमारे यहाँ की विभिन्न वेराइटी, ये नकली बनाकर अमेरिका ने क्या किया, टेक्सामथी बना लिया है बासमती के नाम पर। तो हमारे सिर्फ मित्रों, हमारे यहाँ लगभग 5000 वेराइटीज के चावल थे। आज वो कम गए, वो 100 अभी भी हैं, बहुत कम गए, खत्म हो गए, लेकिन नए वेराइटीज एक से एक आए, उत्पादन बढ़ा। मेरे कहने का मतलब है, ये जल और भूमि हमारे इस प्रकार का मिला कि हमारी उर्वरा शक्ति काफी बढ़ गई। और तीसरा और हम आज खाद्यान्न के मामला तो इतना ही नहीं, आज देखिए मोस्ट ऑफ क्रॉप्स भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाहे वो मक्का ले लें, चावल ले लें, जूट में तो हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, चाय में हम अभी वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसमें मतलब ये कॉफी के हम विश्व के चौथे सबसे बड़े उत्पादक हैं, मसाला में हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो मेरे कहने का तो मतलब है देता है और दुनिया प्यार में हमारे फसलों की मांग है। आपको मालूम है बिहार के खगड़िया, हमारी विविधता, जो हमारे यहाँ कहावत है 56 प्रकार का भोजन, और उसे जाते थे देवी देवताओं के यहाँ, उस सबकी व्यवस्था भारत की मृदा, भारत की जल संसाधन और भारत की वायु में है। इट इज रेयर इन द वर्ल्ड कि आपको नहीं मिलेगा। आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है सर। तो ये एक संपन्न थी। अब दूसरा देखिए, जमीन ही नहीं, जमीन के अंदर भी क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। कोलार गोल्ड माइन दुनिया का सबसे गहरा खान है। कोई ऐसा खनिज आप बता दें जो हम ना उत्पन्न करते हैं। हम कोयला, लोहा, सब प्रकार के खनिजों के उत्पादक हैं। औद्योगिक, मेटलॉजिकल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री के सारे हैं। और यहाँ इतने कल हैं कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शहंशाह बन सकते हैं दुनिया में। आज भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम कपास के इतने बड़े उत्पादक हैं, इससे संबंधित उद्योग यहाँ की पूरी संभावनाएं हैं। इसी प्रकार के हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर, हमारे यहाँ डेयरी, हमारे यहाँ फिशरी, सबके विकास की संभावना इस जमीन में, इस मृदा में, जमीन के ऊपर नीचे सभी जगह है। मित्रों, हम जैविक संसाधन में भी बहुत धनी हैं। जैविक संसाधन भी लैंड का ही भाग है, और जैविक संसाधन में हम मुख्यतः 2 भागों में रखते हैं। और जीव जंतुओं का संसाधन, लाइव स्टॉक, दुनिया का हर चीज बना सकता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ आज 135 करोड़ जनसंख्या है मित्रों, और पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड रिसोर्स 18 से 25 साल की आयु के बीच हमारे यहाँ 25 करोड़ लोग हैं। अर्थात दे आर द रियल पोटेंशियल रिजर्व। 21वीं सदी के मध्य की कमान इन्हीं 25 करोड़ लोगों के हाथ में होगी। और पूरे यूरोप की अभी आबादी करीब 32 करोड़ है। तो 25 करोड़ तो हमारे 18 से 25 आयु बीच हैं। ये निर्माता बनेंगे, ब्रह्मा की भूमिका निभाएंगे,
इसलिए भारत के लिए बहुत मुझे खुशी है कि हमने स्किल डेवलपमेंट, इतने आईटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, जॉब क्रिएट तभी हो। और कैसा जॉब? स्किल जॉब क्रिएशन की दिशा में जो काम है, इंक्यूबेशन सेंटर, अटल आदि जो काम कर रहे हैं, वो इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स कन्वर्टिंग देम एज एन एसेट, एज ए रिसोर्स। तो ये 25 करोड़, इसके अलावे आपको बता दें 18 से कम की आयु जो है वो जनसंख्या भी करीब 32 करोड़ है। ये जनसंख्या मिलकर 21वीं सदी में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सशक्त 10 करोड़ ऐसी जनसंख्या है इसकी परचेजिंग कैपेसिटी दुनिया के किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या से कम नहीं है। दे आर द एलीट, रिच और कैपेबल टू क्रिएट मार्केट। यही कारण है कि दुनिया भर के उत्पादक भारतीय बाजारों को ढूंढते हैं, क्योंकि रिच कस्टमर्स आर हियर, वेरी रिच कस्टमर्स आर। हमारी 10 करोड़ जनसंख्या और पूरे इटली की जनसंख्या करोड़ है, 7-8 करोड़ के आसपास जर्मनी की जनसंख्या है। किसी भी यूरोपीय देश की जनसंख्या 10 करोड़ नहीं है, इतनी संपन्न जनसंख्या हमारे यहाँ। इसलिए दुनिया के सबसे महंगे कार भी यहाँ बिक जाते हैं, सबसे सस्ती कार भी यहाँ बिकती हैं। हम खुद उनको बनाएं तो उनको वो पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं। ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है हमको। तो वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। वी नीड नॉट टू सीक एनी एक्सटर्नल मार्केट। आवर ओन परचेजिंग कैपेसिटी needs to be improved in such a way that we can make a circle of economic exchange, circle of functional exchange, circle of monetary conversion और increasing the monetary power। ये हम अपनी जनसंख्या की मदद से संघ भी करते हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा संघ तो रह गए तो स्वावलंब हो जाएंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना है। जिस प्रकार से हमने FCQ दुनिया को दिया, उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हमारे यहाँ काम से वंचित हो गए, वो फ्लोटिंग स्टेज में आ गए। बहुत सारे राज्यों में उनके देखभाल की व्यवस्था हुई भोजन का, लेकिन आप जानते हैं आप कितने दिन उनको मनरेगा में काम देंगे, कितने दिन आप खिलाएंगे। सबसे बड़ा जरूरत जो है वो अभी प्रधानमंत्री जो पैकेज दिया है बहुत अच्छी है साहब। हम छोटे उद्योगों को, मीडियम स्तर के उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों को सपोर्ट देकर इसे बढ़ाएं। तो इसी ध्यान दीजिए, हमको तो आश्चर्य लगता है मैंगो जूस बनाने की फैक्ट्री, हम इस जनसंख्या को इस प्रकार से विकसित करें कि एक बड़ा रिसोर्स हो जाए। ये निर्माता भी बनेगा, ये विष्णु भी बनेगा, देखभाल कंजन, और फिर साइक्लिक चेंज हो। कहते हैं कि पर्यावरण जो कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये है कि हमको इको फ्रेंडली वातावरण भी बनाना है, जिसमें कि बहुत सारे उत्पाद की साइकिलिंग एंड रिसाइकलिंग, रीयूज जैसे कंसेप्ट हैं उसमें उपयोग होगा। तो मित्रों, भूमि, जल संसाधन और जनसंख्या तीनों ऐसे और भौगोलिक स्थिति, ये 4 ऐसे भौगोलिक आधार हैं जो भारत को एक मजबूत आत्मनिर्भर सशक्त देश बना सकता है। थोड़ी सी मैं यूं कहूंगा कि कई देशों में ये कहा जाता है, चर्चिल भी कहते थे, अभी भी यहाँ भी लोग बोलते हैं कि ये देश चलेगा नहीं, ये विविधताओं का है, बहुत जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, भाषा है। मैं आपको बता दूं ये देश कभी बचने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत लड़ेंगे झगड़ेंगे, सब साथ रहेंगे, इसलिए कि ये भारत की भूमि, इसकी जलवायु, इसके संसाधन उन सभी विशेषताओं से पूर्ण है जो लोगों को यहाँ रहने के लिए बराबर आकर्षित करेगा। कभी वो बाहर की जो भी कहते हो, कभी कभी सुना कोई फिल्म एक्टर ने कहा, एक्ट्रेस ने, कि अपने बच्चों को लेकर विदेश चले जाओ। चला जाना चाहिए ऐसे लोगों को, कोई नहीं जाएगा इस देश को छोड़कर। यहाँ पर जितनी सुविधाएं हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सबों को जितनी छूट है, जितनी धार्मिक सहिष्णुता है,
सबको लेकर चलने की यहाँ पर एक विरासत है। इसलिए मित्रों, इस विरासत को बचाना चाहिए। बाहरी लोगों के दखलंदाजी से तनाव हो सकते हैं, छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ है वो एक साथ रहने के लिए हैं। भाषाओं में इतनी विविधता है, फिर भी हम देखिए लग रहा था कि भाषा के नाम पर भारत बढ़ जाएगा। आज कहाँ कोई भाषा की बात कर रहा है, तो कहता है विकास के नाम पर राज्य बनाइए। कभी भाषा पे राज्य बनने की बात हो रही थी, आज विकास हो गया है। इसलिए विकास बड़ा मुद्दा है। हम विकास की नीति अपनाएं, सबका विकास होगा और विविधताओं से होने के बावजूद हमारे संसाधन इतने अधिक हैं कि सबको विकसित होने का मौका देगा और तीसरी सीधी का भारत का मध्य हो, भारत दुनिया में सबसे आगे हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग नीति बनाएं, आगे की कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर भी हो तो अच्छा हो। इतना कहना चाहता हूँ सर, नालंदा विश्वविद्यालय को तो ध्वस्त कर दिया लोगों ने, लेकिन ज्ञान साधना की परंपरा यहाँ कायम रही। उसका साक्षात्कार आज आपके उस व्यक्तित्व से हुआ है। इतने गंभीर विषय पर आपने इतना स्पष्ट सुविचारित चिंतन से न केवल हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे लोग नीति निर्माण में जो लगे हुए लोग हैं, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की कार्य योजना बना रहे हैं, उनका बड़ा मार्गदर्शन होगा, उनको बड़ी ऊर्जा मिलेगी। उनकी बहुत हौसला अफजाई आपने की है कि किस तरह से लैंड लोकेशन और पॉपुलेशन के माध्यम से हिंदुस्तान की ऐसी उर्वर भूमि है, ऐसी शाश्वत भूमि है जो कि आत्मनिर्भर बनने के सारे यहाँ सब संसाधन मौजूद हैं। सर, आपके भाषण पर टिप्पणी करने का अधिकार हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह साहब को सुरक्षित है। मैं आपके प्रति पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। कोई भी शब्द आपके उद्बोधन के इक्वल उसके आभार व्यक्त करने के लिए नहीं हो सकता है। अब माननीय अध्यक्ष हमारे कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी साहब के आदेश से मैं ये जो वेब लेक्चर है क्वेश्चन सेशन के लिए ओपन करता हूं, और जिनको भी कोई प्रश्न पूछना हो, कोई ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी देनी हो, कृपया हाथ उठाएंगे। और गणेश जी आपसे आग्रह है कि उनका माइक आप ऑन कर देंगे ताकि वो प्रश्न पूछ सकें। केवल इतना अनुरोध है कि पॉइंटेड क्वेश्चन होना चाहिए और 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेंगे, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को हम शामिल कर सकें। और क्वेश्चन सेशन के बाद हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे कुलपति उपस्थित हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, ये गागर में सागर को समाने का सामर्थ्य उनका है। और हम लोग सुनना चाहेंगे अध्यक्षीय भाषण ही अधिक समय तक। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष हमारे कुलपति के आदेश से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक करके आप हाथ उठा करके या संकेत के माध्यम से बताएं, और गणेश जी उनका माइक आप ऑन कर देंगे ताकि वो अपनी बात रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चंस आप लोग लिख भी सकते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाता है पढ़ना। सभी को एक साथ विजुअलाइज करना कई बार मुश्किल होता है, तो लिखिए तो उसको पढ़ के भी हम लोग कन्वे कर सकते हैं क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन होता है, इस वेबनार में कि नीचे आप क्वेश्चन लिखिए तो आता है सभी के पास चाहिए मैसेज के थ्रू। सर, एक मेरा प्रश्न है। अपने को इंट्रोड्यूस करें, आप अपने को इंट्रोड्यूस करें, फिर क्वेश्चन अपने को इंट्रोड्यूस करें आप। जी प्रणाम सर, मैं रजनीश कुमार, सहायक प्राचार्य जमुनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। सर को प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर, आज जो वैश्वीकरण का युग है, जिसमें अन्योन्याश्रिता की बात होती है और उसमें आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन सर एक मात्र कोरी कल्पना नहीं लगती। भारत आजादी के बाद भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। तो एक मेरा तो यह प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता एक कोरी कल्पना शायद प्रतीत हो, और दूसरा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए जो नीति निर्माता हैं उनका भी सार्थक पहल होना चाहिए। सर, उस पर मैं आपका ज्ञान वर्धन चाहता हूँ।
नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। मैं बता दूं, हमने शुरू में जो कहा उसको और थोड़ा एलोबरेट करूंगा कि स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, और आपने एक शब्द जोड़ा अन्योन्याश्रय। तो स्वावलंबन सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो मैंने पहले ही कहा, वो आज के दुनिया युग में या वो अच्छी कल्पना नहीं है। और अन्योन्याश्रय जो कहा, एक दूसरे पर डिपेंडिंग, ये ओपन इकोनॉमी जब आई तो ये कंसेप्ट काफी आगे बढ़ा कि नहीं साहब, एक दूसरे देशों का खुली अर्थव्यवस्था, लिबरलाइजेशन, मल्टीनेशनल एक दूसरे से गए। लेकिन जरा सा आप रजनीश जी जो भी नाम बताए, आप इस पे गौर करें कि इसका एडवांटेज, इस जो 90 के बाद जो उदारीकरण का विश्व अर्थव्यवस्था में दौर आया और WTO का गठन हुआ, इसका लाभ किन देशों ने किस प्रकार से लिया। हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ, निश्चित रूप से कुछ रोजगार का सृजन हुआ, लेकिन आप ये देखिए या गौर से सोचा जाए, क्या इस दौरान भारत में कोई भी एक मेजर आयरन स्टील का कारखाना लगा, कोई बड़ा मेजर एल्युमिनियम कारखाना लगा? हमारे यहाँ क्या लगा, तो आपको लाइट इंडस्ट्रीज बढ़े, फुटलूज इंडस्ट्रीज बढ़े, मोबाइल का जमाना आ गया और ऐसे उद्योग तेजी से पनपे, कंज्यूमर इंडस्ट्री गुड्स बढ़े, पर्यटन उद्योग बढ़ा, ऐसे उद्योग बढ़े जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाया और इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन उनको मिला, और वो पैसा लेकर फिर अफ्रीका के गरीब देशों में जाकर उन्होंने लगाया और भी कहीं लगाया। तो उदारीकरण या इंटीग्रेटिंग ग्लोबल इकोनॉमी, विलेज कंसेप्ट ग्लोबल जो आया, उसका लाभ चीन जैसे देश ने उठाया। उसने कितने लोगों को घुसने दिया वहां, आप देख लीजिए। चीन ने अपने उत्पादन को दुनिया के बाजार में सबसे अधिक भेजा और अपनी यहाँ जो भी विदेशी कंपनी आए बोल, उन्होंने उनको सिर्फ उन्हीं चीजों के उत्पादन का मौका दिया जो उनके ही संसाधनों का उपयोग करके करे, और निर्यात का लाभ उनको मिला। तो आत्मनिर्भर, मैं नहीं कह रहा कि चीन इज मॉडल, व्हाट आई एम टेलिंग, आत्मनिर्भर का कभी मतलब आइसोलेशन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। इट इज ए सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब अगर देखें अंग्रेजी में, तो मतलब होता है कि हम, और शुरू मैंने कहा, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरों की भी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, ये होता है। तो भारत चूंकि एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक ऐसे ज्योग्राफिकल फंडामेंटल कंपोनेंट्स है भारत में कि वी आर इन ए पोजीशन टू प्रोड्यूस most of the metallurgical, most of the food, agriculture raw materials, mineral raw materials, timber based raw materials, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए we are fortunate, we are the fittest case to make a resource survey या जो भी हो, और सब प्रकार के संपन्न संसाधनों को रेशनलाइज उपयोग अपनी तकनीकी अपने को विकसित कर करें, तो हम अपनी आवश्यकताओं को, ये जनसंख्या हमारे लिए रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन पॉलिसी, हम चीनी पॉलिसी के पक्ष में नहीं है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो हमारी जनसंख्या हमारे लिए एक संसाधन है, एसेट्स है। अगर हम उनके उपयोग को सही ढंग से विकसित करें, उनकी तकनीकी को, उनके परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा, हम दुनिया के बाजारों में ये नहीं जाएंगे कि वो अगर नहीं देगा तो हमारी व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी, ये नहीं होगा। हमारी व्यवस्था संतुष्ट रहेगी, इसके बाद हम अतिरिक्त उनको देंगे जिसमें जितना संभव हो। और मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं आत्मनिर्भर का मतलब ये कभी नहीं होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग्स या केमिकल्स का दुनिया में विकास हुआ, अभी हमारे तकनीकी नहीं उससे विकसित हुए, अगर हमारी जनसंख्या उससे लाभ है तो उसको हम आयात करेंगे। मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वन वे ट्रैफिक, हम निर्यात करें अधिक से अधिक, उसका मतलब है आयात न्यूनतम करें, निर्यात अधिक करें, अपने आंतरिक संसाधनों को विकसित कर अधिक से अधिक सेल्फ रिलायंट बने। दैट इज मैसेज व्हाट आई इंटेंड टू से। थैंक यू सर। और कोई विदेन बाबू, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं राइटिंग में, आप उनको कम्युनिकेट करिए चीफ गेस्ट साहब को।
कुछ लिखे हुए आ रहे हैं नीचे। हाँ, नीचे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं राइटिंग में, तो उनको आप जरा कम्युनिकेट करिए, आपके जो भी कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। जी जी। मुकुल बिहारी जी का एक प्रश्न है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स इन सेल्फ रिलायंट इंडिया? दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड वेरी क्लियर बाय ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन, प्रोफेसर रास बिहारी। मुकुल जी, I hope that you have not presently heard, sir. He has made it very clear. नहीं, बता Yeah. देते हैं उनको इतना ही Okay, कि sir. Okay, sir. नदियां, दे आर इन ट्रू सेंस द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। वो भारत की जीवन रेखा है। आप देख लें, दुनिया हिंदुस्तान के जितने भी महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, ये सभी नदियों के किनारे बसे। जितने भी उद्योग हैं, अधिकतर नदियों के किनारे से गए। अब हम गंदगी प्रदूषण पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं ये दे रहा हूं कि इकोनॉमिक लाइफलाइन, ये कारखाने का काम था, शहरों का काम था कि फिल्टर्ड वाटर, सफाई करके जल नदियों में गिराए जाते। लेकिन नदी कृषि का आधार बना, नदी बसाव का आधार बना, नदी नगरीकरण का आधार बना, नदी उद्योगों के विकास का आधार बना, नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास का आधार बना। एक क्वेश्चन है सर सीमा झा का। शी हैज रिटन फॉर, हाँ, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिफेंस। शी हैज रिटन, व्हाट डिफेंस सेक्टर्स हाउ वी आर गोइंग टू सस्टेन बाय एडहरिंग टू सेल्फ रिलायंस? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत काफी आगे सेल्फ रिलायंट कर सकता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। भारत को जब रूस अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, वो हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत आवश्यक था, क्रायोजेनिक इंजन। जब उसने नहीं दिया तो भारत ने विकसित ही नहीं किया, भारत ने चिपेस्ट विकसित किया। मिसाइल मैन ने भारत में सबसे सस्ता मिसाइल बनाया, हमारे एपीजे कलाम साहब ने। और भारत का नासा सेंटर जो है वो एडवांस स्पेस इंफॉर्मेशन का निर्यात कर रहा है दुनिया में। हमारी तकनीकी इस क्षेत्र में भी काफी संपन्न है, और जहां जरूरत है हम शोध और अनुसंधान के द्वारा विकसित करें, और अगर आसानी से किसी देशों से मिलता है तो लें। एक चीज आपको बता दें, जिसने भी प्रश्न किया, कि आप ये गलतफहमी में ना रहें। जैसे भारत अक्सर विविध देशों के साथ हम लोग आर्मी एक्सरसाइजेज करते हैं, अरब सी में, बे ऑफ बंगाल में, या फिर भारतीय सैनिक दूसरे देशों, अभी भी रूस जाने वाले हैं हमारे सैनिक अपने प्रदर्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि, और ट्रेनिंग के लिए भी कुछ आते हैं अमेरिका में, कुछ अमेरिकन भी यहाँ आते हैं। और अगर आपने भी पढ़ा होगा, एक रिपोर्ट, एक अमेरिकी संस्था की एक रिपोर्ट है जिससे चीन काफी सहम गया। चीन जो थम गया है, उसने लिखा है कि भारत में 2 लाख माउंटेनियरिंग आर्मी है। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इज द सियाचिन बैटल ग्राउंड। दुनिया में किसी भी देश के सैनिक इतनी ऊंचाई पर पोस्टेड नहीं है, पाकिस्तान के भी नहीं, यू माइंडेड, जितनी ऊंचाई पर आज भारतीय सैनिक है। और भारत में 2 लाख जो माउंटेनियरिंग सैनिक हैं, पर्वत पर युद्ध करने वाले, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक अमेरिकी रिपोर्ट है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और दुनिया के किसी भी देश को पहाड़ी युद्ध में ये हराने की क्षमता रखता है। चीन, आप घबराए नहीं, चीन के पास आप देख लें, थोड़ा सा मैं आप सबों का समय दूं, आप देखें अमेरिका ने कौन जीत लिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? पहले भी नहीं गए, सभी जगह, चाहे अफगानिस्तान गए, इराक गए, वहां की किसी जगह की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। वियतनाम से तो भाग गए, 53,000 सैनिक मारे गए। चीन ने दुनिया में कौन सा युद्ध जीता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी सैनिकों ने कहां कमाल किया है? भारतीय सैनिक एकमात्र है, 2 हैं, इजरायली और भारतीय, मैं कह दूं 2 ही सैनिक है दुनिया में जिसने राजनीतिक मानचित्र को बदला है दुनिया का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने 10 करोड़ की आबादी का एक देश बना दिया।
सीमा जी है जिसने प्रश्न पूछे, आप भारतीय सैन्य क्षमता को देखें, हम ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। हमने 10 करोड़ जनसंख्या का एक देश दिया। किसी देश किसी सेना ने 10 करोड़ की जनसंख्या का देश नहीं बनाया है। और इजराइल है जिसने अपनी जितनी भूमि है उसे 2/3 अधिक भूमि अरब का कब्जा कर लिया। जब 67 में उसको बहुत तंग किया अरब लोगों ने, तो दे ऑक्युपाइड 2/3 मोर लैंड व्हाट दे एक्चुअली हैड। ये दो ही हैं जिसने की भूगोल और राजनीतिक मानचित्र बदलने का। बाकी समझौतों से जर्मनी ईस्ट वेस्ट मिल गए, उत्तरी यमन दक्षिणी यमन मिल गए, इराक वो कोरिया में तो वियतनाम में भाग गए, कोरिया में तो कुछ हो भी नहीं रहा। तो आप कोई बता दें, सेल्फ रिलायंट इंडिया में भारत को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में अपनी तकनीकी विकसित करनी है और उसमें जरूरत है तो हम दूसरों की, क्योंकि सेल्फ रिलायंट में मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि डोर इज क्लोज, डोर इज ओपन, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान सबसे ऊपर है। और हमें अपने वैज्ञानिकों पर, अपने ही लोगों पर भरोसा व्यक्त करें कि वो वर्क कर दिखाएंगे, और करते रहा है लोगों ने। वे फुल फेथ, हम मंगल पर नहीं तरसते। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको शाबाशी देते हैं, आपने इतने कम लागत में इतना बड़ा प्रयास किया, अगला प्रयास आपका होगा, आप सफल होंगे। इसलिए वी मस्ट बी प्राउड ऑफ। ये है कि देखिए, हम सब भारतीयों को एक ईमानदार प्रयास करना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान सही अर्थों में बने। इसका प्रयास गांव से लेकर दिल्ली दरबार तक होनी चाहिए। धन्यवाद। सर, आपके जवाब ने तो हम लोगों को बिल्कुल रोमांचित कर दिया और बिल्कुल ऊर्जा से आपने भर दिया सर। प्रश्न पूछने वाले को भी धन्यवाद सर, बहुत आभार। सर, 2 प्रश्न एक जैसे हैं। एक अभिलाष कुमार का है जिसका संबंध ये माइग्रेंट लेबर से है, और आपने वैसे तो स्पीच में कहा है कि उसकी योजना बन सकती है। और दूसरा है सर सौरभ कुमार का, उनका भी है कि बिहार से रिलेटेड है, एग्रो इंडस्ट्री के बारे में कुछ ये लोग जानना चाहते हैं। वैसे आपने तो कहा है, फिर भी आप सर कुछ कहना चाहें सर। देखिए, प्रश्नकर्ता डियर अभिलाष कुमार और सौरभ कुमार। अभिलाष और सौरभ जी, आपका पहला प्रश्न जो है कि बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये मैं अभी अपने भाषण में भी कहा था, इसलिए मैंने अधिक समय रखा। आप लोगों से मैं जानता था कुछ प्रश्न आएंगे, डिस्कस करें। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विकास के लिए बिहार से अच्छा भौगोलिक वातावरण हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है, किसी राज्य में नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं। मैंने आपको सुना होगा, भाषण में कहा था कि हमारा जर्दालू आम जीआई टैग हो गया है WTO से। इतने स्वादिष्ट आम दुनिया भर में खोज किए जा रहे, हम इसकी खेती करके हम इसके उत्पाद बनाए, प्रोसेस उत्पाद, और दुनिया में इसकी लागत क्या है? प्रोसेस कुछ नहीं लागत है, विश्व बाजार में छा सकते हैं हम। आपके यहां लीची, मखाना, अनानास जो होता है अररिया किशनगंज साइड में, चाय की खेती होने लगी है। इतने, देखिए, बिहार, नॉर्थ बिहार वंस वाज नोन फॉर ऑर्चिड्स फार्मिंग। आप अगर ब्रिटिश काल के गजट को पढ़ें तो उसमें से एक पंक्ति है, उत्तरी बिहार तो बगीचों की खेती की भूमि है। ये खत्म हो गए, लेकिन उनके वातावरण, इसलिए ये फसल तो अलग है, मैं जो बता रहा हूं आपको, इनके अलग। बिहार में दूसरा है, पहला ये हुआ जिसको फूड हॉर्टिकल्चर बेस्ड है और प्लांटेशन बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हमारी योजना, मैं सलाह दूंगा जो पढ़ रहे हैं, दोनों विद्यार्थी होंगे या शिक्षक, मेरी एक किताब भी है एडिट। जब बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने मुझको ये भार दिया था कि रिसोर्सेस ऑफ बिहार का मैं एक वर्कशॉप कराकर उस पर एक किताब निकाल दूं। और गांधी मैदान में 2012 के मुख्य फंक्शन में वो किताब रिलीज भी हुई थी। उसका नाम है रिसोर्सेस ऑफ बिहार, किताब है। और उसमें मैंने बिहार को रिसोर्स जोन में बांटकर हाउ द डिफरेंट एग्रो बेस्ड, खासकर एग्रो पे ज्यादा जोर दिया, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी कुड बी डेवलप। सरकार ने पसंद भी किया। बाद में हर एक मंत्री
कहा गया हमको हर मंत्री हर सचिव को आप भेजें इस किताब की कॉपी, सबको मैंने भेजा और कुछ उस पर मंथन हुए, लेकिन पता नहीं कहाँ तक गाड़ी बढ़ी हुए। मैं ये कह रहा था, एक तो मैंने हॉर्टिकल्चर बताया, प्लांटेशन बताया आपको, अनानास और चाय के बागान से भी बिहार खुशहाल हो सकता है, और हॉर्टिकल्चर आम, लीची, इस प्रकार के। और तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, वो है कॉमर्शियल क्रॉप्स। बिहार वाणिज्यिक फसलों का भी भूमि है। उत्तर पश्चिम गन्ना के लिए बहुत अनुकूल है। चंपारण से लेकर सारण तक की भूमि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल लैंड फॉर शुगर कैन फार्मिंग। कभी यहां चीनी के बहुत कारखाने होते थे। आजाद जब हुआ था भारत, उस समय 60 तक बिहार चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। हमारे चीनी उद्योग क्यों बैठ गए उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये बता रहा हूं कि मिसमैनेजमेंट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच द शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स। अदरवाइज यह तो गांवों में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था। 6 महीने लोग खेत में काम करते थे और 6 महीने चीनी के कारखाने में काम करते थे। हमने उन चीजों को नहीं ध्यान से देखा। तो उत्तर पश्चिम में गन्ना और उत्तर पूर्व में जूट की खेती चौपट हो गया। बिहार का कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया का दक्षिणी भाग, ये बहुत ही अनुकूल भूमि है जूट की खेती के लिए। तो देखिए, पूरब में जूट, पश्चिम में गन्ना और बीच में अगर कोसी का मैदान और बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच का क्षेत्र अगर आप ले लें, साहब ये मक्का की खेती के लिए बहुत अनुकूल भूमि है। खगड़िया जिला, भागलपुर का उत्तरी नौगोछिया भाग, ये सभी क्षेत्रों में दियारा भूमि गन्ना के लिए बहुत अनुकूल है। बेस्ट क्वालिटी खगड़िया का गन्ना जो हमारा ऑर्गेनिक है, नेचुरल मक्का, गन्ना नहीं, मेरी सॉरी, मक्का, खगड़िया का मक्का विश्व में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। इसका निर्यात बहुत देशों को हो रहा है। तो आप इसकी प्रोसेसिंग करें। यहाँ पर हम जो गन्ना मक्का भेज रहे हैं वो वहां पर वो पशुओं का फॉडर है, तो हम उसको चारा में कन्वर्ट करके क्यों ना भेजें। हम चारा में कन्वर्ट करें, उसको हम प्रोसेस कर दें, और बीच मैदान का बाढ़ वाला क्षेत्र जो है जहां पर लो लैंड है, वो मखाना और सिंघाड़ा की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। एक योजना ऐसी बनाने की जरूरत है। मैं तो बराबर कहते रहा हूं कि आप आइडेंटिफाई करें मखाना कहां कहां उपजाएंगे, सिंघाड़ा कहां लगाएंगे, गन्ना कहां लगाएंगे, जूट कहां लगाएंगे, मक्का कहां लगाएंगे, चावल कहां लगाएंगे, गेहूं कहां लगाएंगे। मित्रों, यहां पर दलहन की भी बड़ी अनुकूल परिस्थिति है। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, लखीसराय से दक्षिण का भाग, वो अगर ले लें शेखपुरा, इन क्षेत्रों में हम कहते हैं इसको क्रॉप एसोसिएशन कैरेक्टर है। एक साथ आप मूंग और कुछ वेजिटेबल्स लगाइए, एक साथ मूंग, मक्का। मैं जब बच्चा था या कम उम्र का था, तो मेरे पिताजी अभी याद है, बांका मेरा घर है, वो अपने खेत में, उसको बाड़ी कहते हैं, घर के बगल के खेत में 4 चीज लगाते थे। चना, मूंग, मकई, अरहर और मिलेट्स का एक प्रकार होता था। 4 चीज। मिलेट्स को किनारे किनारे लगाते थे और तीनों को बीच में लगाया। जो मिलेट लगाया उसको वो पशुओं को खिलाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काट कर लाते थे। दैट वॉज द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, नॉट द सेल्फ रिलायंट। उसको काट के रोज आए, और उस तीनों में सबसे पहले मूंग तैयार हो गया तो मूंग निकाल लिया, तोड़ लिया, अब मूंग के गाछ को निकाल दिया, स्पेस बढ़ गया। मक्का तैयार हुआ, फिर मक्का निकाल लिया, और तब उसमें सिर्फ अरहर रह गया और अरहर दाल। तो एक 2 दाल, एक खाद्यान्न मक्का और पशु का आहार। इस तरह की ब्यूटीफुल प्लानिंग कैन नॉट बी इन दी नॉर्थ बिहार, क्योंकि वो बाढ़ ग्रसित है और मॉइस्चर ज्यादा जमीन में है। बट दिस काइंड इज पॉसिबल
जो हमारे यहाँ लैटेरिटिक सॉइल है, थोड़ा लाल ढंग का मृदा है, उसमें ये कैरेक्टर है लैटेरिटिक सॉइल में खासकर कि वो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ आगे चल सकता है। तो इस प्रकार फसलों के लिए तो ये ऐसा भूमि है कि हम नियोजन कर दें तो हम तो कहते हैं कि बिहार छोड़िए, हम 4 महीने तक हिंदुस्तान को खिला सकते हैं, इतना हमारे यहाँ अनाज उत्पन्न हो सकता है। 4 महीने तक हम भारत को खिला सकते हैं, ये हमारी संपन्नता है। तो ये हुआ। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? तो एग्रो बेस्ड था। दूसरा प्रश्न था, ये जवाब हुआ? हेलो, दूसरा सर, दूसरा प्रश्न भी सर यही था, इसी से मतलब दोनों प्रश्न एक साथ आ गए सर जी, दोनों प्रश्न एक साथ आ गए। और एक प्रश्न और है जिसके बारे में हम कहना चाहेंगे। उसके पहले सर हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, आपको पहले भी सुन चुके हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बहुत पहले रिटायर किए। और सर रिक्वेस्ट उन्होंने मेरे गुरु हैं, आपको सुनने के लिए सर लिंक पर है, उनको मैं सर प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके साथ वो हैं। एक प्रश्न वैसे सर उनको मैं जानता हूँ जी सर, तो इसीलिए मैंने उनका स्मरण किया हो, चुकी है वो लगातार बने हैं, देख रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, उनको नमस्कार है। जंग बहादुर प्रजापति जी, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, अगर आप शिक्षक हैं, आपके प्रश्न का सर ने जवाब दिया। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो हमको लगता है कि आपने समझा नहीं विषय। आपका प्रश्न है क्या भौगोलिक आत्मनिर्भरता पर्याप्त है? ऐसा शब्द, ऐसा विषय नहीं, भौगोलिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं कही गई, भौगोलिक आधार की बात कही। उसको आप ठीक कर लें। भौगोलिक आधार एक ही कंपोनेंट है, की बात की गई है, भौगोलिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं की गई है। शब्द ब्रह्म होता है, प्रजापति जी उसको ठीक से आप देख लें। हाँ सर, हमको लगता है कि जो लिखित जो प्रश्न आए हैं सर, वो करीब हमको करीब हो गया। उसके अलावा भी किसी के मन में हो, जिन लोगों ने लिखा नहीं हो, हम लोग भाग्यशाली हैं कि सर केवल हम लोगों का मार्गदर्शन ही नहीं कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भर भी रहे हैं हम लोगों को भी और नीति नियामक करने वाले लोगों को भी। ऐसा अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि नहीं है तो अब राजेश जी को मौका दीजिए। जी धन्यवाद। जितेंद्र जी, राजेश जितेंद्र जी वो थोड़ा क्विट कर गए हैं। वो ये टेक्निकल चीजें हैं, वो लगता है मैंने देखा वो लेफ्ट कर गए। कहाँ देख रहे हैं? वो मतलब इसमें आता है ना कि लेफ्ट करता है तो आता है, जब जो क्विट करता है तो वो गलती से हो गया होगा, बटन दब गया होगा, कई लोग कर रहे हैं। सर कुछ मैं आज यहाँ हूँ इस सभा में, जब मुझे पता लगा कि आप चीफ गेस्ट हैं तो आई मेड इट ए पॉइंट कि मुझे रहना है। पहले शुरू में केवल 10 मिनट रहना चाहता था, नॉर्मली मैं 10 मिनट रहता हूँ और फिर चला जाता हूँ, तो चूंकि आप समझ सकते हैं, आप सब अभी आज ही दरभंगा, कल वहाँ आज या दरभंगा आया, तो 11 बजे था, 1 बजे है, उसके बीच में मीटिंग, उसके बाद अब मीटिंग है, फिर 3 बजे से मीटिंग। हम तो कहा भी था जितेंद्र जी, उनको समय कैसे मिलेगा? नहीं, ये गुस्ताखी होती है कि आप हैं और मैं नहीं सुन रहा हूँ। हमारे जैसे का मेरे बड़े भाई की तरह से हैं डॉक्टर सिंह जी, और मैं उनको सुनना चाहूंगा, कभी मौका नहीं मिला। हाँ जितेंद्र, इसको साइंटिफिकली देखें, कोरोना इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी रेट नहीं है इतना, उसका भी ज्योग्राफिकल रीजन है। आप देखिए तो टेम्परेट कंट्रीज में बड़ी तेजी से ये बढ़ा है, और जो सब ट्रॉपिकल कंट्री में है जो बढ़ा तो है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं है, खासकर इंडिया में।
इसका इसका पूरा इसका ज्योग्राफिकल रीजन है। इसके आप इंडियन तो भी ये थोड़ा इस तरह से इवन ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखिए कि रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उसका जो मोर्टेलिटी रेट कम है। इंडिया में भी देखिए बढ़ रहा है, इवन ये प्रेडिक्टेड है 10 लाख तक चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग केयरफुल रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, ये इट इज जस्ट अ फिजिकल कम्युनिकेशन। आप 6 फीट के अंदर आए और आपने बात किया, कम्युनिकेट किया, वो 3-3.5 फीट इसका वायरस ट्रेवल करता है। आप 6 फीट हैं तो नहीं आपको छू पाएगा, और आपको नहीं छू पाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप मास्क पहने हुए हैं, क्राउड में हैं, घर पे हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये कई चीजें जो छोटी छोटी चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। WHO का एक वेबसाइट है, उस पर एक ट्रेनिंग है 10 दिन की। मैं चाहूंगा कि वो आप जाएं, लगभग 5000 लोग रोज उस पर वो करते हैं, लाखों लोगों ने उस पर ट्रेनिंग लिया है। इस 10 दिन की ट्रेनिंग में वो बताते हैं हाउ टू डिटेक्ट कोरोना, हाउ टू प्रिवेंट कोरोना, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ टू कंट्रोल टू इट। ये छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहेंगी तो हम लोग इसको कंट्रोल शायद मोर इफेक्टिवली कर पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत सरकार में भी वर्ल्ड वाइड लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि लेट अस लीव विद द कोरोना। अपनी नॉर्मल लाइफ पे आए, केयरफुल रहें, सेफ रहें और अपना काम करते रहें। इंडिया में दो तीन पहलू उस पर ज्योग्राफिकली और टेकअप करूंगा। उसमें एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है। आप इंडिया देखें तो इंडिया बहुत ज्यादा इफेक्ट होने जा रहा है इकोनॉमिकली, और जो अपने पत्ते ठीक से खेलेगा जो कंट्री, वो काफी आगे बढ़ेगा। चाइना की बहुत बातें हुई हैं। चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, 10 साल तक उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप चाइना में कुछ भी दे दीजिए, कहिए ये पेन है, ये पार्कर का पेन है, बना के दीजिए, चाइना सबसे चीपेस्ट, सबसे पहले वो बना के आपको दे देगा। और ये इनकी क्वालिटी रही है। इसलिए नहीं कि वो अचानक हुआ है, उन्होंने किया है और इसलिए उन्होंने मार्केट कंट्रोल किया है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि हम नहीं कर सकते। और वो डेडिकेटेडली इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पोर्ट्स में, इंस्टीट्यूशंस में, इवन जैसे वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी की लैब में वो एकदम मैं सही, ये वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी साइंस है। मैं कई बार कहता हूँ यू रिक्वायर इंटेलिजेंट डंकी नॉट इंटेलिजेंट मंकी इन द साइंस। तो जो चाइना ने, आप देखिए तो एकदम वो ऑर्डर करते थे, उन्होंने काफी चीजें आगे पाई हैं। लेकिन ये एक नया सिनारियो है, ये बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, सब लोग रीथिंकिंग कर रहे हैं, एक एक चीज रीशेप हो रही है, और आज बैठ के सोचने की जरूरत है। जैसे जब एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, 50% कंट्रीज जिसमें इंडिया भी है, ये सोच रहे हैं क्या हेल्थ को फ्री कर दिया जाए। ये 50% कंट्री ये कह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हेल्थ को फ्री कर दिया जाए। उसी के अनुसार पॉलिसी, और ये इकट्ठे हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो है। उसी के साथ ये भी बात हो रही है, जो कोरोना पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, अभी भी थोड़ा एक्सटेंड होगा, क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन जो सेल्फ आइसोलेटेड लोग हैं दिया जाए। उस पर 30, 34, 35% कंट्री कह रहे हैं हाँ, इसको दिया जाना चाहिए। टैक्स रिलीफ फॉर बिजनेसेस, ये करीब 30% कंट्री कह रहे हैं नहीं, सभी को टैक्स रिलीफ देना चाहिए, बिजनेसेस में दीजिए, नहीं तो हमारा बिजनेस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पेड सिक लीव होनी चाहिए, ये जो लोग मतलब आइसोलेटेड हैं, बेल आउट फंड होना चाहिए बिजनेस के लिए। उसके लिए मेरा कहने का सेंस है कि ये नई सोच आ रही है, नया डिस्कशन चल रहा है, नया प्रिपरेशन चल रहा है, और इंडिया को भी उसमें फिट होना है। मैं बताना चाहूंगा, इंडिया भी इस तरफ काम कर रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये बड़ा क्लियर है। जैसे इंटरनेशनल सिनेरियो को देखिए, इंटरनेशनल ओपिनियन को देखिए, चाइना से शिफ्ट हो रहा है। क्या उस हब को इंडिया कैचअप कर पाएगा?
क्या मैन्युफैक्चरिंग हब जो सभी का, यूरोप का, अमेरिका का फेवरेट कंट्री चाइना था, जो इतने सस्ता आर्टिकल, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब था, जो इतना सस्ता और टू द पॉइंट बना के दे देता था कि उसको वो मार्केट कैप्चर किया। लेकिन अब यूरोप, अमेरिका सीरियसली सोच रहा है एशिया से तो नहीं शिफ्ट होगा, एशिया में रहेगा, अल्टरनेटिव इंडिया आता है। इंडिया ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा करीब 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड रिटेन किया है इस काम के लिए कि आगे ऐसी इंडस्ट्रीज को जो इन्वेस्ट करेंगी उसके लिए दिया जाए। मुझे अफसोस इस बात का है, हमें सीरियसली सोचना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्रिटिक भी हूँ, अपने को क्रिटिसाइज नहीं करिएगा, अपने को क्रिटिकली नहीं सोचिएगा तो आप इंप्रूव नहीं कर पाइएगा। क्यों ये 5 लाख हेक्टेयर लैंड गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में चूज की गई? क्यों नहीं ये बिहार और यूपी में चूज की गई? जबकि सबसे ज्यादा लेबर यहाँ अवेलेबल है। जो हम ट्रेन देख रहे हैं, डॉक्टर रास बिहारी सिंह ने बोला कि करीब 1 करोड़, उस पर भी मैं लेबर पे भी थोड़ी बात करूंगा, 1 करोड़ लेबरर्स यहाँ वापस आए हैं। हम क्या प्लान कर रहे हैं? क्या हम उनको केवल वोट बैंक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या डू वी हैव अ सीरियस प्लान फॉर देम? क्या हमारे पास कोई सीरियस प्लान है उनके पास? इस पे डिबेट करने की जरूरत है। क्या इसमें मैंने चीफ मिनिस्टर, दोनों चीफ मिनिस्टर को सुनता रहता हूँ। मैंने नीतीश कुमार जी को सुना, योगी जी को सुना। कुछ बातें ऐसे निकल के आई जब मैंने योगी जी सुना कि देयर इज अ नीड कि ये हमारा है, इनका फ्यूचर इंश्योर, यू हैव टू, इट्स अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, हाउ यू कैन अटैच टू द मार्केट एंड यू गेट बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ मार्केट फॉर देम। क्या आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं दैट एंश्योर कि ये जो हमारे लेबर्स हैं, हमारे जो यूपी बिहार में ही बहुत सारे लेबर करीब 70-75 लाख के करीब आए हैं, क्या ये गवर्नमेंट ऐसा इंश्योर करेगी कि ये गवर्नमेंट उस लेबर को सप्लाई करे, इंश्योर करे कि मिनिमम वो मिले और उनको उनके बेनिफिट्स को दूसरी स्टेट में मॉनिटर करे और इंश्योर करे कि ये इतना बेनिफिट इनको मिलेगा, उनका आने जाने का किराया दे, उनका यहाँ पे हाउस को यहाँ मेंटेन करे और उसके बाद उसमें से प्रॉफिट भी कमाए। दिस हैज टू बी डेल्ट प्रोफेशनली। ये जो हमारा जो लेबर फोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने हो सकता है जबरदस्ती किया, क्योंकि यहाँ कम्युनिज्म है, गवर्नमेंट बोलती है तो करता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की अपनी वीकनेसेस है, लेकिन हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि इस सेक्टर को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे ये अपने स्टेट को बढ़ाएगा। ये फोर्स बहुत बड़ा है, स्किल आप दूसरी स्टेट पे जाकर कर रहे हैं, आपके यहाँ भी ये यूज हो सकते हैं। क्या हम इंडस्ट्रीज को उस तरह से प्लान कर पाएंगे? बस बिहारी भाई ने मक्के की बात करी। मक्का इज ए पोटेंशियल क्रॉप, इट्स ए कमर्शियल क्रॉप। मैं मक्के का वैज्ञानिक हूँ। मैंने मक्के और धान पे करीब 24 प्रजातियां अपने पूरे देश को दिया है। उसके बाद मैं एजुकेशन में आ गया, थोड़ा सा उधर से कम हो गया साइंस से। और मक्का, आपको बताएं मक्के की कहानी। मक्का एक ऐसी क्रॉप है, मक्का और सोयाबीन अमेरिका को अमेरिका बनाया है, अमेरिका को कमर्शियली स्ट्रांग बनाया है, इकोनॉमिकली मक्के ने स्ट्रांग बनाया है। यही 2 क्रॉप थी और मक्के ने बहुत कुछ दिया है। क्या दे सकता है? जब मैं 60s की बात कर रहा हूँ, जब 60s में अमेरिका में अगर यहाँ पे कुछ बॉटनी उसके विद्यार्थी हैं, मक्का क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब उसका दोनों नर और मादा अलग अलग फ्लावर में होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन अगर स्पेसिफिक हो तो हाइब्रिड बनता है। और इस तरह से जब मक्के में ये रियलाइज हुआ कि 75 से 70 तक हाइब्रिड से फायदा है, हाइब्रिड बनाने में करीब 300 से 400% फायदा होता था। तो वो 65 में अमेरिका ने रियलाइज किया, तो बहुत लोग को एम्प्लॉय किया कि कैसे क्रॉस बनाया जाए हाथ से।
हाथ से क्रॉस बनाने में बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे लेबर इसको करते थे। तो उन्होंने क्रॉस बनाया जिससे 300% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कुछ प्रॉफिट शेयर उन्होंने इन लेबर को दिया है। तो ये करते करते वो जितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला कि कॉर्पोरेट लॉ वाज डिफाइंड विद द लेबर्स वर्किंग इन द मेज में जो कॉर्पोरेट जो कर रहे थे, वो कॉर्पोरेट जो कल्चर आपका कंपनी कल्चर, वहां से कंपनी ये हुआ है कि कंपनी बनाया जाए, लेबर लॉ बनाया जाए, इनको कैसे बेनिफिट हो। ये तो सारा खेल तो इनका है, ये लेबर का है, ये क्रॉस बनाते हैं, तो इनको कैसे, तो कॉर्पोरेट लॉ डिफाइन हुआ मक्के से। वही जो मक्के का कंपनी चला के आगे आए, वो कम से कम मेरे पास 8-9 प्रेसिडेंट के नाम है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। मैं बताना चाहूंगा, मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ही वाइस चांसलर। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया के आसपास जो मक्के की पैदावार हमारे देश में सबसे ज्यादा है, उसको खरीदने के लिए ये इसकी सॉइल में है। सॉइल इतनी अच्छी है कि C4 प्लांट, ये C4 प्लांट क्या होता है, जितना आप डालिए न्यूट्रिएंट उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। शुगर केन और मक्का, ये C4 प्लांट है, ज्वार, तो ये सब बहुत ज्यादा पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा देती है। तो क्या हम इस पूर्णिया में ज्यादा है, इसका बेनिफिट प्रोडक्टिविटी का पहुंचा पा रहे हैं फार्मर्स को? इस पे हमें सोचने की जरूरत है। वो केवल पैदावार होना, वो अमेरिका में कॉर्पोरेट लॉ डिसाइड हुआ, हमारे सबसे ज्यादा पैदावार यहाँ पे है। सबसे ज्यादा जो मक्के में कंपनियां सीड बेचने यहाँ आती हैं, वो कंपनियां महाराष्ट्र की हैं, गुजरात की हैं, हैदराबाद की हैं, वो यहाँ मक्के का सीड बेचती हैं, बड़ा हब है। उसके बाद जो भी व्यापारी आंध्रा के हैं, जो पोल्ट्री बिजनेस है, वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। लेकिन वो बेनिफिट जो खरीद के ले जाते हैं, क्या हम उनको पहुंचा पा रहे हैं फार्मर्स को, लोकल इंडस्ट्री को? तो ये जरूरत है इस लाइन पे सोचने की और उस लाइन को प्रमोट करने की। और ये इसका, और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, हमें करना पड़ेगा। और बिहार में बहुत पोटेंशियल है, कोई इसमें शक नहीं। ये जो मेरे को लगता है, ये कोरोना पीरियड रीथिंकिंग की एक प्लेटफॉर्म आपको देता है। डॉक्टर रास बिहारी सिंह ने बासमती की बात की। मैं बताऊं, बासमती एक ऐसी, मैं अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक था 15 साल करीब, तो मैंने उसमें बासमती की वैरायटी की मैंने डेवलप की। हमारे यहाँ जो बास मीन्स स्मेल, मती मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंडियन वर्ड है, इसका हब है, ये बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडिया इसका हब है। लेकिन जो मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग का जो इसका जो 10 रुपए किलो, ये इसकी 10 रुपए किलो से भी कम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, इसमें 5-6 रुपये है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका कीमत करीब 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक है। हमको ये सोचना है कि वो 1000 रुपए किलो जो हम लोग बासमती बना रहे हैं, उसका प्रॉफिट फार्मर्स या हमारे इंडस्ट्रीज के पास कैसे जाए। क्या गवर्नमेंट सीरियस है इस पे? क्या गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है वो प्रॉफिट शेयर बढ़ाएं? ये सब इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, ये सब इश्यूज हैं। मैं कहना चाहूंगा, इट्स अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। हम कोई चीज बिना मार्केट के सर्वे किए करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडियन स्टूडेंट, इंडियन टीचर्स, चाइनीज स्टूडेंट, चाइनीज टीचर्स, केवल इंडिया चाइना ही नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका यूरोप भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये लड़ाई फसली जाता था अमेरिकन प्रोफेसर कि वो अमेरिका में चाइनीज लैंग्वेज सीखता था, वो ट्रांसलेशन करने चाइना भी जाता था। चाइना और लैंग्वेज को इतना प्रमोट नहीं करता है जितना इंडिया करता है। तो वो अमेरिकन प्रोफेसर जो चाइनीज जाते हैं, तो वहाँ ट्रांसलेशन के लिए वहां से छुट्टियां बिताने, तो मार्केट इस तरह जा रहा है। मैं सुनने आया था, मैं बोलने नहीं आया था, और मैंने सुना, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। हमारे ढाका
बस बिहारी सिंह जी से मैंने सुना हुआ था कि काफी अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला था। अब मिला तो दूर से मौका मिला। मैं उनका हाथ पकड़ के उनको धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने समय दिया। मैं अपना थैंक्स जितेंद्र बाबू को भी करना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि आपको 2 घंटे रहना है, तो मैंने कहा ठीक है 2 घंटे रहूँगा। बीच में मैंने लंच भी कर लिया। मैंने अपने इसी बीच में विज्ञान के विद्यार्थी के नाते जो प्रश्न आया वो मैं उनके सामने लेकर के उपस्थित हुआ और मैं जानता था कि अभी देश को इसकी सख्त जरूरत है। और माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजेश सिंह साहब, मैं आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आपकी चिंता और व्यग्रता और चिंतित विचार है एजुकेशन के बारे में। विषय को सीमित कर जो रखा हूँ जैसे जब कल रिलायंस इंडिया, लेकिन आपकी अध्यक्ष उद्बोधन ने इसको व्यापक भी बनाया, स्थिर भी बनाया। आपका मार्गदर्शन हम लोगों को ही मिला और जो लोग आज वेब के कल्चर में शामिल हैं, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, मेरे विभाग का उत्साहवर्धन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप जब खुद हाथ पकड़ करके बड़े भाई बिहारी सिंह साहब जो हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा के बिंदु हैं और आचार्य को कैसा होना चाहिए आज की पीढ़ी को उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक भी ऐसा होता है और होना चाहिए। हम लोग सुनते थे विद्या विभाग की विद्या उसके प्रतिमूर्ति है। और मैं सब लोग हमको जो जानते हैं मैं ठाकुर सुहाती नहीं करना रटन आज, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो धन्यवाद ज्ञापन का जो कार्यक्रम काम है वो हमारे विभागीय डॉक्टर मुनेश्वर यादव जी संपन्न करेंगे। लेकिन तमाम प्रतिभागियों ने इस वेब संगठन का महत्व शाश्वत बनाया और हमारे कुलपति और हमारे पूर्व के रूप में आप उनको आलोकित किया। आप बिना कुलपति के भी जो काम करते रहे और कुलपति होने पर जुड़ा किया है, वही बिहारी और भारत की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का अनमोल जो है सो उदाहरण रहा है। मैं हृदय से आभार अपने तरफ से व्यक्त कर रहा हूँ। तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फॉर्मल डॉक्टर मुनेश्वर यादव। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सबको मुनेश्वर यादव का अभिनंदन प्रदान। ललित कला विश्वविद्यालय राज्य विज्ञान विभाग वाकई गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करता है कि आज वाकई इस प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित। ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए कि आज अद्भुत प्रस्तुति रहे, वो हमारे मुख्य वक्ता रहे, तो चीफ गेस्ट रहे। आज राष्ट्रपति बाबू गोपाल वाकई ललित कला विश्वविद्यालय गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस तरह से उसके प्रति आभार व्यक्त करें। दूसरी बात, हमारी इस अंतिम वेबिनार की इस रात में रहे हमारे यशस्वी कुलपति महोदय राजेश सिंह सर, इसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको आज उसी मिनटों में सुनने का मौका मिला और उतना ही इम्पोर्टेंट उतने ही इनोवेटिव हमारे छात्रों के लिए वाकई या अद्भुत प्रस्तुति वंडरफुल था। मुझे लगता है कि आज कोरोना केस में साइंस और टेक्नोलॉजी की जो डिपेंडेंसी है और जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह का प्रशिक्षण हमें प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि यह विश्वविद्यालय आप तीनों के नेतृत्व में, खास करके हमारे वाइस चांसलर साहब और आज बिहारी बाबू, ये तीनों के तीनों अनुकरणीय हैं। मैं अपनी ओर से और सभी छात्र छात्राओं की ओर से परिवार की ओर से और जो प्रश्नकर्ता थे रहे आपने मौका को दिया। मैं वाकई सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारा विभाग आपके है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पुनः एक बार सबके प्रति अपने सलाह सुमन अर्पित करते हुए आभार व्यक्त करते हुए
अध्यक्षीय अभी से इस वेब लेक्चर समापन की